हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 जिसने नहीं देखा है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 वहां पे आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट 2 फॉर टर्म 1 मैथ्स हम स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये एक फिगर हमें बताया है जहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये डी जो है ये पैरेलल लाइन है। यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि डी और ई मिड पॉइंट है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बताया। डी बी सी के पैरेलल है, बस इतना ही बताया है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे के रखे हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू है, विच होल्ड्स ट्रू, वो हमें बताया गया है, पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा ये ट्रायंगल है, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास। ये ए आपका, ठीक है। अब यहां से वो लोग ने डी ई ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कि पैरेलल है। ए ई का वैल्यू है ए, बस इतना सा वैल्यू है ए। और ई सी का नहीं, ई सी का वैल्यू है बी। डी का वैल्यू है एक्स, बी सी का वैल्यू है वाई। ठीक है, देख लो एक बार। ये आपका रहा दूसरा ट्रायंगल ए डी ई। तो इसका वैल्यू है ए, तो इसका वैल्यू है एक्स। ये सारे हमें मान लो अभी रेशियोज में है, क्योंकि ए बी सी के टर्म्स में दिए हैं, कुछ वैल्यूज नहीं दिए गए हैं। अब मैं अगर गौर से देखूं तो अगर मेरे पास जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें मुझे ए सी का वैल्यू मुझे मिलेगा ए प्लस बी, और छोटे वाले ट्रायंगल में ए ई का वैल्यू मुझे मिलेगा ए। ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस कभी दिख जाए जहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस है, बी सी और डी ऐसे पैरेलल लाइंस दिए गए हैं, तो इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। वो ये है कि जो तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस यहाँ पे क्या है, डीई और बीसी। सो डीई बाय बीसी, उनका जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन है वो इक्वल होगा ए सी और ए ई। ऊपर में हम छोटे वाले ट्रायंगल को लिख रहे हैं और नीचे में हम बड़े वाले ट्रायंगल को लिख रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे ए डी बाई ए बी। ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ से पूछा गया है एक्स और वाई का ये रिलेशन, तो मुझे ये वाला डिस्कार्ड करना है अभी, क्योंकि ये वाला ए डी और ए बी का मुझे कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। मैं बस ये वाला भी वैल्यू ले लूंगा। ये तो आपका थ्योरम है पूरा, इस क्वेश्चन में मुझे बस इतना चाहिए। सो यहाँ पे डीई क्या है, डीई एक्स है, बीसी क्या है, बीसी वाई है, इज इक्वल टू क्या है, ए क्या है, ए, और ए सी क्या है, टोटल मतलब ए ई प्लस ई सी, ये वाला ए ई प्लस ई सी, और ए ई का वैल्यू है ए, ई सी का वैल्यू है बी, दोनों का सम। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है, ये वाला। क्यों, देखो ये एक्स करेंगे इक्वल टू ए वाई ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे यहाँ पे देखा, ए प्लस बी दोनों जगह में है, इसमें है, इसमें है नीचे में, और इसमें है ऊपर में। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे करके देख लूँ तो ये मेरे को सही लगेगा, x इज इक्वल टू ए वाई बाई ए प्लस बी, तो इसलिए मैंने ये वाला चुना। ठीक है, x बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी, सो इसलिए x इज इक्वल टू ए वाई बाई ए प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगा, कैसे उन्होंने सेट किया है, लिखा कैसे है, ये आपको लास्ट लाइन में चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो थ्योरम यूज होगा वो ये वाला थ्योरम यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो एक लाइन सेगमेंट है AB, A का प्लॉट है 1,3 और B का है 4,6। अब एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हमें पूछा है P का, जो इसे डिवाइड करता है। ठीक है,
इसका हमें कोऑर्डिनेट्स पूछा है, मतलब मान लो कि एक्स वाई पूछा है, और डिवाइड करता है इंटरनली, वो भी किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। मतलब ये 2 और ये 1 इस रेशियो में रहेगा। मतलब पीबी का जो वैल्यू रहेगा वो एपी का आधा रहेगा, या एपी का जो वैल्यू रहेगा वो पीबी का डबल रहेगा। ठीक है, तो पहला हमारा ये जो लाइन है, ये टोटल जो लाइन है ए बी, ये कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है 3 हिस्सों में। ठीक है, 2 + 1 टोटल 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो कि 2:1 लास्टली होता है। एक फॉर्मूला यहाँ पे आप देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, वो ये है कि इस रेशियो को हम m मान लेंगे, इस रेशियो को हम m मान लेंगे, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, सो टोटल कितना है, 2 + 1 3, मतलब m + n। नीचे क्या होगा, ये मैं निकाल रहा हूँ x और y का वैल्यू। ठीक है, x और y का वैल्यू, इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है x और y का। टोटल होगा 3। अब m को x2 के साथ, इसके साथ, m इसके साथ और n इसके साथ, हमेशा चाहे वो x2 हो, y के केस में हो या x के केस में हो। तो m इंटू x2 कितना होगा, m इंटू x2 2 इंटू 4 8 प्लस यहां पे कितना होगा, n इंटू x1 1, यहां पे कितना होगा m इंटू किसके साथ, इसके साथ या इसके साथ, इसके साथ, तो y2 y के केस में, ये x का केस है, ये y का केस है, y2 y के केस में m इंटू y2 12। सिमिलरली n इंटू y1, तो जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 9/3, 15/3 इक्वल टू, ये 3 3 काट दो, 3 सा, और ये 3 5 सा 15, 3:5 आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। ये आपका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये इंटरनली जब बोलेंगे तब ये फॉर्मूला आपका लगेगा। ये सेक्शन फॉर्मूला है फॉर इंटरनल डिवीजन। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। एक नंबर बताया गया है 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखो 25 दिख गया, पहले 25 दिख गया मुझे, तो मैं सीधा 25 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इसका एक मल्टीप्लाई तो 25 होना ही है। 25 1 सा 25, 132, और यहाँ पे कितना आएगा, 25 5 सा 125, फिर 7 और यहाँ पे 5, मतलब 153। सो हम 25 को जब 153 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें ये नंबर मिलता है। अब फर्दर ये 25 भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, तो इसे और फर्दर डिवाइड करेंगे। हम जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 25 मिलता है। सिमिलरली 3 को जब 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 153 मिलता है। अब ये और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो लास्टली ये डिवाइड जो होगा वो किससे होगा, 3 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 51 मिलता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो ये रहेगा, 5 जैसा था, 5 फिर से 3, तो कितने 5 है, सारे में बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन टर्म्स है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा ट्री डायग्राम बनाया। तो कितने 5 है, 5 पावर में 2 होगा ना, इनटू हो रहा है, उसके बाद 2 3 है ऐसे, और उसके बाद एक 17 है। सजा के लिखें तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। आपका आंसर क्या आएगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 5 स्क्वायर होता है 25। ठीक है, लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 के टर्म में हमें उसे लिखना है। 25 हम नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, तब वो सही रहेगा। क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, जस्ट फैक्टराइजेशन नहीं पूछा है।
यहाँ पे भी ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये भी कॉम्पोजिट है, ये कट जाएगा क्योंकि ये भी कॉम्पोजिट है, तो आपके बाकी बचेंगे 2। इसमें ये भी कॉम्पोजिट है, तो अगर आप ऐसे गेस भी मारते तो ये भी आंसर, यही आंसर होता आपका वहां पे, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन पूछना। तो एमसीक्यू में कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर बस आपका टाइम खाने के लिए वैसा क्वेश्चन सेट करता है। अब जिसे कुछ थोड़ा नॉलेज होगा वो क्या कर लेगा, वो क्वेश्चन से ऑप्शंस को छाट देगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे छाटा। और अगर आप मेथड फॉलो करते हैं तो ये आपका मेथड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD is equal to 4, BD is equal to 3, AD is equal to 4, चलो ये 4, BD is equal to 3, चलो ये 3, CB is equal to 12, चलो ये 12। अब cot थीटा क्या है वो हमें पूछा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे, थीटा ये है, एंगल C is equal to, मतलब एंगल C ये थीटा है, ठीक है। A B C D दो राइट एंगल है, देखो एंगल B और एंगल D, तो दो राइट एंगल, एंगल B में एंगल D में। AD का वैल्यू है 4, BD का वैल्यू है 3, राइट एंगल है, तो ये AB का वैल्यू क्या होगा, AB का वैल्यू होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जिसे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों होगा वो पाइथागोरस थ्योरम देख लें। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये AB आपको कितना मिल गया, AB आपको मिल गया 25 का रूट, AD स्क्वायर है, सॉरी AB स्क्वायर है, ठीक है, AB स्क्वायर है, तो ये बस 5 आएगा, से 25 मत लिख लीजिएगा, गलत हो जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो AB क्या हो गया, 5 मिल गया। मैं इसको मिटा के आपको सही से बता रहा हूँ, ये AB आपको क्या मिल गया, ये तो पहले 4 दिया ही था, ये 3 दिया था, ये आपको 5 मिल गया, AB। BC दिया हुआ है या CB दिया हुआ है 12, ठीक है। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, थीटा के लिए बेस क्या है, थीटा के लिए बेस ये है, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल के हिसाब से हमेशा बेस चेंज होगा, वो आप ध्यान रखिएगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे थीटा नहीं कुछ और एंगल दिया गया है, मान लो ये 5 था आपका, ये 12 था, और आपको बताया कि कॉट थीटा निकालने के लिए थीटा ये है, तो यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस यही नहीं रहेगा, ये आपका तब परपेंडिकुलर बन जाएगा। हमेशा एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल इसका ऑपोजिट, ये एंगल इसका ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर तब, ये एंगल इसका ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर तब, और बेस क्या होगा ये वाला, और हाइपोटेन्यूज अनचेंज रहेगा हमेशा, जो लॉन्गेस्ट साइड है वही हाइपोटेन्यूज रहेगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये वाला था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rectangle. Find the values of x and y. अब रेक्टेंगल में आपको क्या पता है कि जो दो ऑपोजिट लेंथ्स है वो इक्वल रहते हैं, ऑपोजिट लेंथ्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू DC, दैट मीन्स कि AB इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट गिव्स यू द फर्स्ट इक्वेशन जो कि लीनियर पेयर है विद 2 वेरिएबल्स। और सेकंड, AD is equal to BC, that gives you the second equation x minus y is equal to 8. So हमें दो इक्वेशन मिल गए, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस 8, y इज इक्वल टू 8, प्लस कर दो। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका है 2x प्लस वाई माइनस वाई 0 प्लस एक्स 2x, ठीक है। 12 plus 8 similarly 20, x is equal to 10. Now if x is equal to 10,
सो y मस्ट बी 2, तभी यहाँ पे 12 आएगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई, यहाँ पे कल कुछ भी इक्वेशन दे सकते हैं, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2y ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ऑपोजिट जो लेंस है वो सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट ये सेम रहेगा। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है, कोई भी एक टर्म को एक साइड में रखो और दूसरे टर्म को दूसरे साइड में लेके चले जाओ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बस एक ही टर्म रखो, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में बस x रख रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। अब अगर x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई है तो यहाँ पे भी हम वो चेंजेस कर सकते हैं, 12 माइनस वाई और ये माइनस वाई, ये जैसा था। ये चेंजेस मैंने क्यों किया, मैं सारी चीजों को एक टर्म के रूप में लेके आना चाहता था। अब 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। सो 12 इज इक्वल टू, ये माइनस वाले 2y को इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2y। सिमिलरली ये 8 को यहाँ पे लेके चल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8, जो कि हमें देगा 4। सो 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। अगर y 2 है तो ये क्या बन जाएगा, x 10। ठीक है, तो कैसे भी करो आंसर आपका 10 या 2 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC if AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, तब एंगल C will be what? AC is equal to BC, मतलब C कॉमन है, C कॉमन है ना दोनों में, तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, C कॉमन है तो ये कॉमन वर्टेक्स ऊपर में रहेगा। ठीक है, और AC is equal to BC, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अब ये एंगल हमें पूछा है, दो कंडीशन दिए गए हैं, पहला AC इज इक्वल टू BC मतलब ये और ये इक्वल, और सेकंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अगर मैं मान के चलूं कि ये AC इज इक्वल टू BC है तो मैं लिख सकता हूं BC को भी मैं AC डिनोट कर सकता हूं, और AC तो AC है ही। तो देखो ये क्या हो जाता है, ये बन के आ जाता है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि दो ACs हैं, AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और AC स्क्वायर का मैं मतलब AC स्क्वायर लिख के दूसरे का मतलब मैं BC स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो इसका जो स्क्वायर होगा, अगर ये मान लो 2 बनता है कभी तो ये भी 2 बनेगा, ये बनता है 4 तो ये भी 4 बनेगा, वही है AB स्क्वायर। ये आपका कब कंडीशन फुलफिल होगा, कब फुलफिल होगा, जब ये पाइथागोरस थ्योरम में हम डालेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में अगर होगा तो AB क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। C तो कॉमन था वर्टेक्स, AC और BC इक्वल था, तो C का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स देन द अदर जीरो। देखिए यहाँ पे अदर जीरो क्यों पूछ रहा है आपको, और कितने ऐसे जीरोस मिलेंगे, देखिए यहाँ पे डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 जीरोस मिलेंगे या 2 रूट मिलेंगे, √1 और √2 सेकेंड रूट। तो ये एक मैंने मिला है हमें -1, दूसरा हमें निकालना है। यहाँ पे क्या फॉलो होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। क्या था, अगर मैं रूट्स को अल्फा और बीटा मान लूं तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू मुझे निकालना है। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। अब ये बी बाई ए क्या है, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब a क्या है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है x का कोफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ b बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाई ए। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमें नहीं मिला है उसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू है -1, बीटा का वैल्यू है बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी यहाँ पे क्या है, b तो फर्स्टली हमारा है -7, सो माइनस ऑफ -7 क्या बन जाएगा, 7।
ए है हमारा 1, सो बीटा हमारा मिल जाएगा यहाँ पे, ये जब यहाँ पे जाएगा 8 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा तो +1 बन जाएगा, ये -1 है, यहाँ पे जाएगा +1 बन जाएगा, तो 7 + 1 बीटा इज इक्वल टू 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा 8। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, 8, ये -1 था, ये इंटू 8 किया मल्टीप्लाई, तो -8 आया, जो कि आपका C/A है, मतलब -8/1। ठीक है, तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फर्स्ट इस इक्वेशन से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, या कोई भी आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इससे भी आप वैसे निकाल सकते थे। तो आंसर जो है 8 है। रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A और अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई। एक एक डाइस में कितने नंबर्स हो सकते हैं, 6 नंबर हो सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट डाइस है, ये हमारा सेकंड डाइस है। इसमें कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो दो नंबर्स हैं वो हम क्या ले सकते हैं, सेम नंबर हमें पूछा है, ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस, ये डाइस होगा। ठीक है, ऑफ द सेम नंबर हमें चाहिए, मतलब एक मैंने थ्रो किया और दूसरा मैंने थ्रो किया, अगर मुझे यहाँ पे भी 1 मिले, मुझे दूसरे में भी 1 मिलेगा, और अगर मुझे यहाँ पे 2 मिले, मुझे दूसरे में वाले डाइस में भी 2 ही मिलेगा जब मैं उसे फेंकूं। यहाँ पे और एक नंबर है 6 टोटल्स नंबर होता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ऐसे आउटकम्स मुझे कितने बार मिल सकते हैं वो मुझे प्रोबेबिलिटी में निकालना है। तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 दूं तो यहाँ पे भी मुझे 1 मिलेगा, ऐसा एक ही बार हो सकता है। ठीक है, या यहाँ पे 2 दूं तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, एक एक बार, इसमें एक बार 1 मिलेगा तो इसमें भी एक बार 1 मिलेगा, इसमें एक बार 2 मिलेगा तो इसमें भी एक बार 2 मिलेगा। तो हर एक में एक नंबर एक ही बार आएगा। तो ऐसे दो डाइस में एक नंबर, अगर इस डाइस में डाइस 1 में 1 मिले, डाइस 2 में 1 मिलेगा, तो ऐसे कितने आउटकम हुए, 2। टोटल आउटकम तो 12 ही है। ठीक है, सेकंड इसमें 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, कितना हुआ 2, टोटल 12। इसमें 3 मिला तो इसमें भी 3 मिलेगा, तभी मेरा मैं मिलेगा, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसा हमें पूछा गया है 3 मिलेगा। सो 3/12। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 मिलना चाहिए, तो 4/12। यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 मिलना चाहिए, तो 5/12। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, सारे में 2 होगा, क्योंकि 2 बार ही मिलेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2। और यहाँ पे 6 मिला और यहाँ पे भी 6 मिला, ऐसे कितने बार होंगे, 2 आउटकम, 1 और 2, 2/12। तो जितने भी बार करेंगे हम 2/12 होगा। तो आंसर हमारा आएगा 2/12। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हर एक इवेंट में, ये इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है, इवेंट 4 है, इवेंट 5, इवेंट 6, ऐसे करके हर एक इवेंट में फेवरेबल आउटकम हमें 2 बार ही मिल रहा है, ये एक बार, ये एक बार, ऐसा 2 बार ही हो सकता है। और टोटल आउटकम ये है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 एंड -2, 2q इज 2, 6। ये हमें पूछा गया। तो ये हमारा लाइन है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। p प्लस q का वैल्यू पूछा है, ना सिर्फ p का वैल्यू, ना सिर्फ q का वैल्यू, p प्लस q का वैल्यू पूछा है, इसे मैं o मान लेता हूं। अब ये मुझे पता है कि मिड टर्म है, मिड पॉइंट, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ao, o b के बराबर होगा। तो ये अगर 1 हो, ये भी 1 होगा, या ये अगर 2 हो, ये भी 2 होगा। अभी हम 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर 2 2 लिखें तो वो भी तो कट के 1:1 ही आएगा ना, तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:1 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, सिंपल सा वही फॉर्मूला में यूज करना है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4, 3p, 4 ये है, और -2, 2q इज 2, 6। तो इस बार हमें x और y का वैल्यू दिया गया है, हमें x1 और y1 का वैल्यू से p और q को निकालना है। ये x1 y1
ये x2 y2, सिंपल सा m प्लस n, ये m n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो हमारा x और y का वैल्यू तो दिया गया है ना, क्या दिया गया है, 2,6 इज इक्वल टू m प्लस n, 1 प्लस 1 2, m प्लस n 1 प्लस 1 2, m इंटू x2 माइनस 2, n इंटू x1 प्लस 3p। यहाँ पे एक चीज है, 1 है सारे में, तो जो है वही हम लिख सकते हैं, मतलब दोनों का बार बार सम होगा। तो एक बार ये x1 और x2 का सम, और एक बार होगा y2 प्लस y1 का सम। क्यों? क्योंकि मल्टीपल तो कुछ होना नहीं है, 1 का मल्टीपल 1 ही रहेगा, वहां पे जो भी हो, जो नंबर है वही रहेगा बाद में फिर से। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2q, या आप 1:2q, ये n:4 ऐसे करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 का वैल्यू, मतलब 2 का वैल्यू ये आना चाहिए था, मतलब 2 तो तभी आता ना जब ये हम सॉल्व करते फिर 2 आता। सो -2 प्लस 3p इज इक्वल टू 2 आता, बाई 2 होता, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चीज हमें क्या मिलता, 2q प्लस 4/2 इज इक्वल टू 6 मिलता। इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन से, ये 2 इधर चले जाएगा, कितना बनेगा 4, तो ये 4 बन गया, -2, ये -2 इधर आ गया तो +2 बन जाएगा, 3p इज इक्वल टू 6। सो अगर 3p इज इक्वल टू 6 है तो p का वैल्यू कितना आया 2, p का वैल्यू आ गया हमें 2, ये 2 यहाँ पे गया 12 बन गया, ये 4 यहाँ पे गया -4 बन गया। सो 2q का वैल्यू है 8, q का वैल्यू है 4, आंसर आएगा आपका 6। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लेंदी बनाया। अगर आप कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट करते हैं, आप डायरेक्ट सवाल इसमें ऐसे कर सकते हैं, आपको उसके लिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए। m प्लस n हमेशा ऐसे केस में 2 होगा, और इन दोनों का हमेशा सम होगा, मतलब इसका और इसका सम कर दो, 3p प्लस -2 इज इक्वल टू 2, इसका 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है आपको कि ये आपको ऐसा मिलेगा, जो कि मिड टर्म का देखिए x1 प्लस x2 फॉर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू इंटू 2, और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। आपको ये वाले इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करना है, जो भी आपको पूछा गया वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे y और x किसका है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये याद रखिएगा, और x1 और x2 बाकी के दो जो एंड पॉइंट है वो है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। नेक्स्ट आपका आखिरी सवाल, ये डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है, ये पूछा है 147 बाई 120, 3 से डिवाइड होगा, 3 4 सा 12, 27 49 सा 340 सा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 का मतलब होता है 8 इंटू 5, यही होगा ना, और 49 यहाँ पे 49, तो 49 बाई 2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर स्क्वायर, तभी अब हमें एक 10 का वैल्यू मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे एक 5 है, तो हमें ऐसे और 2 5 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, वहाँ पे और 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी और 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नीचे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जो हाईएस्ट है इसका क्यूब है, तो मतलब 10 का भी क्यूब आएगा, मतलब 1000 आएगा। तो डेसिमल के बाद 1000 मतलब 3 प्लेसेस आएंगे। अगर एक्स वाई जेड बाई 1000 करते हो, डब्ल्यू एक्स वाई जेड मान लो, तो डब्ल्यू पॉइंट एक्स वाई जेड ही आएगा ना, तो 3 आंसर, ठीक है। हाउ मेनी आफ्टर डेसिमल, हाउ मेनी आफ्टर डेसिमल बोला, ठीक है, तो 1000 आएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, मतलब इस प्लेस से मैं यहाँ पे कर सकता था, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 49 है बाई 8 है, 8 का मुझे पता है कि 2 का क्यूब होता है, क्यूब मतलब 3 प्लेसेस, ठीक है, जो हाईएस्ट होगा। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा मिलता 49 बाई 25 इंटू 2, तो मुझे यहाँ पे 5 का स्क्वायर मिलता, तो हाईएस्ट प्लेसेस में यहाँ पे 2 देता, ठीक है। या अगर मुझे यहाँ पे मिलता 49 बाई 20, मतलब 4 इंटू 5, 49 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 होता, जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट होगा। लेकिन ये तभी होगा जब 2 और 5 रहेंगे, बाकी और कुछ नहीं रहना चाहिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा।
जो भी रहेगा उसको हमको काट देना है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली करते हैं 147 बाई 120 और इसको हम लिखते हैं 147 बाई 24 इंटू 5 होता है, ठीक है, या फिर 8 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके अगर हम लिखते तो हमें यहाँ पे 3 मिल जाता। तो पहले ही हमने 3 को डिस्कार्ड कर दिया इसलिए 49 से, तो लास्ट में हमें 2 क्यूब इंटू 5 मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप जरूर अच्छे से देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, पहले पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए सॉल्यूशंस के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।